जी, मैं हूं प्रोफेसर सईद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल STV। आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ का एनालिसिस करेंगे कि ईस्ट पाकिस्तान की अलहदगी के क्या असबाब थे। आज से ठीक 51 ईयर्स अगो बांग्लादेश हमसे अलग कर दिया गया। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। लेट मी टेल यू फर्स्ट द मेन पॉलिटिकल रीज़न्स फॉर दिस सेपरेशन। पॉलिटिकल रीज़न्स में सबसे अहम पॉइंट ये है कि बंगाली अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अपनी रिप्रेजेंटेशन का मुतालबा करते थे। अनफॉर्चुनेटली वेस्ट पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उनके इस डिमांड को पूरा करने की कोशिश ना की। इनकी यही कोशिश रही कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में पैरिटी का असूल अपनाया जाए, यानी बराबर बराबर सीटें रखी जाएं। वो बंगालियों की मेजॉरिटी को किसी भी तौर पर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। डैट वाज द रीज़न कि बोगरा फार्मूला के तहत जब इक्वल सीट्स अनाउंस की गई इन द पार्लियामेंट, स्पेशली इन द लोअर हाउस, तो इस पर बंगालियों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। उसके बाद पॉलिटिकल रीज़न्स में एक अहम वजह यह भी है कि जब भी बंगालियों का कोई पॉलिटिशियन प्राइम मिनिस्टर बनता तो असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया जाता। हम देखते हैं कि हुसैन शहीद सोहरवर्दी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनकी हुकूमत का भी ख़ात्मा कर दिया गया। सिमिलरली गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात में तवाज़न भी तब्दील होता रहा। जब कभी बंगालियों का कोई पॉलिटिशियन प्राइम मिनिस्टर बनता तो असम्बली में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करके प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को रिड्यूस कर दिया जाता। जब बंगाल की तरफ से कोई गवर्नर जनरल बनता तो गवर्नर जनरल की पावर्स को रिड्यूस कर दिया जाता। तो इस चीज़ पर उन्हें बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस थी कि जब भी हमें कोई इम्पॉर्टेंट ओहदा मिलता है तो उसकी पावर्स को ख़त्म कर दिया जाता है या सिरे से असम्बलीज़ को ही या हुकूमत को ही डिज़ोल्व कर दिया जाता है। इकोनॉमिक रीज़न्स में पॉलिटिकल रीज़न्स में 1970 का इलेक्शन जो है डैट वाज आल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न, क्योंकि 1970 का इलेक्शन शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने 6 पॉइंट्स की बुनियाद पर कॉन्टेस्ट किया था और जब इलेक्शन में उनको मेजॉरिटी हासिल हुई तो जनरल याहिया खान और जो वो लोग जो एट द हेल्म ऑफ पावर थे उन्होंने पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर को मुमकिन नहीं बनाया। असम्बली का इजलास बुलाया गया, फिर उसको पोस्टपोन कर दिया गया, फिर बुलाया गया, फिर पोस्टपोन कर दिया गया, लेकिन डेमोक्रेटिकली उनके जीते हुए इलेक्शन को एक मंतकी अंजाम तक ना पहुंचाया गया, जिसकी वजह से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। इफ़ वी लुक एट इनटू द इकोनॉमिक रीज़न्स तो वो भी बड़ी दिलचस्प हैं, क्योंकि बंगाल वाज द प्रोविंस जहाँ पर जूट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती थी। पटसन, जिसे चांदी का रेशा भी कहते हैं, इसको एक्सपोर्ट करके जो भी ज़र मुबादला कमाया जाता इट वाज टोटली यूज्ड इन वेस्ट पाकिस्तान। तो बंगाली इस चीज़ के बारे में बड़े परेशान थे कि एक ऐसी फसल जिसको हम उगाते हैं, जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, उससे हासिल होने वाली इनकम का फ़ायदा जो है वो मेनली वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट और वेस्ट पाकिस्तान के लोग उठाते हैं। तो इस चीज़ को वो नाम देते थे शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल, कि हमारा सरमाया जो है वो मुंतकिल हो रहा है फ्राम ईस्ट पाकिस्तान टू वेस्ट पाकिस्तान। फिर कई ऐसी प्रोडक्ट्स थी लाइक सीमेंट एंड कोल कि अगर वो इंडिया से उनकी इंपोर्ट करते तो उनको लो प्राइसेस पर वो चीज़ें मिल सकती थी, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने इम्पोज़ की हुई थी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस जिसकी वजह से कोई प्रोविंस अपने तौर पर ज़ाहिर है किसी दूसरे मुल्क से इंपोर्ट नहीं कर सकता था।
यहाँ से जब सीमेंट या कोल उनको भेजा जाता तो डैट वाज मच एक्सपेंसिव। डैट वाज द रीज़न कि बंगाली जो हैं वो इस चीज़ का मुतालबा करते रहे कि हमें इंडिपेंडेंटली ट्रेड करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन ये इजाज़त ना दी गई, जिसकी वजह से उनकी ग्रीवेंसेस में इजाफ़ा होता गया। कल्चरल रीज़न्स को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो वो बहुत अजीब है। उनका एक बंगाली लैंग्वेज का पोएट था टैगोर, बहुत मशहूर शायर था। उसके तराने और गीत जो बड़ी पसंदीदगी से सुने जाते थे थ्रू आउट द बंगाल। वेस्ट पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट ने उसकी ब्रॉडकास्टिंग पर पाबंदी लगा दी, जिससे वो लोग बहुत नाराज़ हुए। तो इंडिया के आकाशवाणी रेडियो ने मुसलसल टैगोर के गीत ब्रॉडकास्ट करना शुरू किए, तो उन गीतों और तरानों की मकबूलियत में दिन ब दिन बंगाल में इजाफ़ा होता गया। तो इंडियन रेडियो जो है वो टैगोर के गीतों और गानों के साथ साथ फिर प्रोपेगेंडा भी स्टार्ट कर देते, जो अल्टीमेटली उनकी जहन साजी में जिसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया। इसके साथ साथ 1965 की जो वॉर है, उस मौका पर पाकिस्तान ने वेस्ट पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए सारे के सारे ट्रूप्स जो है उनकी डिप्लॉयमेंट अपने वेस्ट पाकिस्तान में ईस्टर्न बॉर्डर पर कर दी, ताकि इंडियन आर्मी जो है वो लाहौर और सियालकोट जैसे बड़े शहरों में एंटर ना हो सके। ये बहुत अच्छा हीरोइक सर्विसेज थी पाकिस्तान आर्मी की इन दोज डेज़ कि अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन का इन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया। लेकिन जंग के अख्ताम पर ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि सारी 17 रोज़ा जंग के दौरान हमारे दिफा के लिए कोई ट्रूप्स और कोई फ़ौजी उनकी डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं की गई। अगर इंडियंस 1965 की वॉर में ईस्ट पाकिस्तान पर अटैक कर देते तो ईस्ट पाकिस्तान का दिफा करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उसने वल्नरेबल साबित होना था और आसानी से इंडियन फोर्सेस उसको ऑक्यूपाई कर सकते थे। तो बंगालियों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नापसंद किया और उन्होंने कहा कि एक ऐसा इदारा जो कि नेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरी कौम का दिफा करे। इसके बाद जब उन्होंने फिर एक नया नारा लगाया कि आर्मी में जिस प्रोविंस की जितनी रिप्रेजेंटेशन है वो उस हिसाब से आर्मी और दिफाई इदारों के बजट को और उनके एक्सपेंडिचर्स को पूरा करे। इसको टैक्सेशन अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन का नाम दिया गया कि दिफाई इदारों में जिस सूबे के लोग ज़्यादा भर्ती किए जाते हैं वो उस इदारे के अखराजात को भी उस हिसाब से मीट किया करें। तो ये जो डिसाइड किया गया 1970 में मिलिट्री को उधर भेजकर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जो कोशिश की गई, ये भी एक बिल्कुल नॉनसेंस हरकत थी। ये चंद पॉलिटिकल इश्यूज़ थे, उनको पॉलिटिकल इश्यूज़ के तरीक़ों से ही हल करना चाहिए था। लेकिन हमारे उस वक़्त की जो मिलिट्री क़यादत थी उन्होंने इसको ताकत के ज़रिए इन मसाइल को हल करने की कोशिश की, जिसमें वो ज़ाहिर है नाकाम रहे। तो ये बहुत चंद इम्पॉर्टेंट रीज़न्स थी। जो इसके साथ साथ लैंग्वेज का इशू जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बंगाली अपनी ज़बान को बहुत ज़ाहिर है पसंद करते थे और वो चाहते थे कि इसको नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। लेकिन कायदे आज़म की वफ़ात के बाद जब कभी भी ज़बान के इशू पर राइट्स हुई और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हुई तो उसको बाय फोर्स स्नब करने की कोशिश की गई। अब्दुर्रहमान नामी शख्स की वफ़ात हुई, उसको उन्होंने क्रॉस रोड्स में ही दफन करके उस चौक का नाम शहीद चौक रख दिया। अब हर आने जाने वाला जो है उसके जज्बात जो हैं वो उभारे जाते
और ज़बान का इशू जो है वक्त के साथ साथ बढ़ता चला गया। तो अगर हम एमिकेबली इन तमाम इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते तो बांग्लादेश का क़याम नामुमकिन था, लेकिन बहुत सारी मिस्टेक्स और बहुत सारी गलतियां हुई जिसका खमियाजा हमें बांग्लादेश के वजूद की सूरत में और मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की सूरत में फ़ेस करना पड़ा। थैंक यू।